जय श्री राम। बीएड सेमेस्टर सेकंड, बीएड सेमेस्टर सेकंड के अंतर्गत आपके एक इंटरनल डायरी लगती है जिसका नाम है कम्युनिटी वर्क। तो आपको कम्युनिटी वर्क की डायरी आपको बनानी है और ये सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत ये कम्युनिटी जो वर्क की डायरी है, ये पहली बार कम्युनिटी वर्क की डायरी पहली बार आपको यहाँ पे दी गई है शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो यहाँ विषय वस्तु की बहुत सारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए समस्या रहती है। नई डायरी है इसलिए ये भी एक शंका रहती है कि इसको तैयार कैसे करना है। तो ये तमाम इससे संबंधित जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंतर्गत रहेगी। मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पूरी डायरी के बारे में आप समझ सकें, और समझ ही नहीं पाओगे आप इस वीडियो की सहायता से अपनी डायरी भी आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरुआत से लेकर के अंतिम तक, और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपकी डायरी अच्छी प्रकार से आप बना पाओगे, उसके बारे में समझ पाओगे। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इसकी सहायता आप ले सकें। यहाँ तमाम आपके बीएड से संबंधित, शिक्षा एजुकेशन से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित या इसके अलावा अन्य जो आपके कंपटीशन के वीडियो भी यहाँ इसके अंतर्गत आते हैं, कंपटीशन के कोर्सेज से संबंधित तमाम वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, उसका लाभ आप उठा सकें। तो करते हैं इस कम्युनिटी वर्क डायरी पे चर्चा। तो जो एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत रहेगी वो पहली एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम की अवधारणा का सैद्धांतिक मार्गदर्शन आपको यहाँ पे लिखना है, आपको इस पे काम करना है। दूसरी एक्टिविटी जो रहेगी वो रहेगी समाज में जागरूकता विकसित करने के लिए निम्न गतिविधियों का आयोजन आपको करना है। इस समाज में जागरूकता विकसित करने के लिए आपको किन किन गतिविधियों का आयोजन करना है? पहली है वृक्षारोपण, पर्यावरण, स्वच्छता, कानूनी जागरूकता, सड़क सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इन गतिविधि पे आपको काम करना है। यहाँ समाज, इन सभी जो जितनी भी गतिविधियाँ दी है इनमें समाज में जागरूकता अति आवश्यक है, तब जा कर के हम इसको फॉलो कर सकते हैं अपने। तो इसीलिए अपने को यहाँ पे काम करना है। तीसरी जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी रहेगी, उसके अंतर्गत आपको उसी से संबंधित जो मैंने आपको बताया कि तीसरी जो एक्टिविटीज़ है वो पोलियो, एड्स, मताधिकार, रक्तदान शिविर, लिंग संबंधी शुद्धिकरण। तो ये जो जितने टॉपिक हैं इन पे आपको रैली के माध्यम से स्लोगन लिख करके आपको एक समाज में जागरूकता लानी है। आप अपने स्तर पे किस प्रकार कर सकते हैं, जो भी आप नया इनोवेशन कर सकें उसके माध्यम से अपने को ये काम करना है। चौथी एक्टिविटीज आती है वो बागवानी पे है, यानी बागवानी पे आपको काम करना है। बागवानी पे आप नया क्या कर सकते हैं, बागवानी पे समाज क्या कर सकता है, यानी जो सारा भौमिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने पर्यावरण के अंतर्गत हमारा योगदान हो सकता है। तो बागवानी के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस पर अपने को काम करना है। एक्टिविटी फिफ्थ है, इसके अंतर्गत महाविद्यालय विद्यालय स्तर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, यानी चाहे आप महाविद्यालय के अंतर्गत कर सकते हैं या अपने विद्यालय स्तर पे कर सकते हैं। उसमें सौंदर्यीकरण का आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे सौंदर्यीकरण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार आप करेंगे, क्या आप नया इनोवेशन कर सकते हैं, क्या सृजनात्मकता, क्या नई सृजनात्मकता आप विकसित कर सकते हैं ताकि उसके माध्यम से हम एक समाज को या अपने संदेश दे सके। तो ये अपने को यहाँ पे इस पे काम करना है। आगे एक्टिविटीज़ आती है वो छोटी आती है सामुदायिक खेल, यानी खेल का विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सामुदायिक खेल पे अपने को यहाँ पे काम करना है। और एक्टिविटी सेवंथ आती है वो आती है सांस्कृतिक कार्यक्रम आता है। तो ये भी यानी सर्वांगीण विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर भी मिले। तो इस पे अपने को काम करना है। तो इस प्रकार इन टॉपिक पे अपने को काम करना है और कम्युनिटी वर्क पे इसका प्रभाव आए, इस प्रकार का कार्य करना है। अब चलते हैं अपने आगे वाले नेक्स्ट पे। पहले पेज पे मैंने पहले भी कहा है कि आपको प्रमाण पत्र बनाना है, यानी डायरी के पहले पेज पे आप ध्यान दें, प्रमाण पत्र अवश्य बनाएंगे आप। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र बनाया गया है, ये पहले पेज पे प्रमाण पत्र बनाया गया है।
तो इसी प्रकार आप भी अपना यहाँ प्रमाण पत्र बना लें। तो ये आपका प्रमाण पत्र का पहला पेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से एक्टिविटीज़ फर्स्ट शुरू होती है। देखिए यहाँ से एक्टिविटीज़ फर्स्ट आती है, ये एक्टिविटीज़ फर्स्ट है। यहाँ से आपकी एक्टिविटीज़ फर्स्ट शुरू होती है। तो अपने को यहाँ क्या करना है कि एक्टिविटीज़ फर्स्ट अपने को यहाँ से शुरू होती है। तो पहली एक्टिविटीज़ के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित, जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित नई तालीम की अवधारणा का सैद्धांतिक मार्गदर्शन, यहाँ से आपकी शुरू होती है। यहाँ पहले आपको प्रस्तावना लिख लेनी है, जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखी गई है इसी प्रकार आप अपनी प्रस्तावना यहाँ लिख लेंगे। प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है देख लें अपने यहाँ। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक, जीवनोपयोगी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। उस समय की शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित थी और जीवन से उसका सीधा संबंध नहीं था। नई तालीम इस विचार पर आमंत्रित है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्ति का समग्र विकास करना है। ये यहाँ पे अपने को ऐसे अपने को प्रस्तावना यहाँ लिख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट अपने इसके बाद क्या लिखा गया है, नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आती है। तो यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप संबंधित अपने को यहाँ लिख लेना है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अपने को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या दिया गया है, ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रणाली अधिकतर सैद्धांतिक और नौकरी प्राप्ति तक सीमित थी। इससे बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ी है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा महाराष्ट्र सम्मेलन में नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या उद्देश्य पे अपने को ध्यान देना है। पहला उद्देश्य शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना था। दूसरा, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरा, ग्रामीण भारत का विकास करना। ये इनकी शिक्षा का, नई तालीम का उद्देश्य था। उसके बाद नई तालीम का अर्थ एवं परिभाषा आता है। तो नई तालीम का अर्थ और परिभाषा क्या है? नई तालीम का अर्थ कार्य के माध्यम से शिक्षा, जीवन के लिए शिक्षा। इस प्रकार यह शिक्षा प्रणाली बच्चों को कार्य करते हुए सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनका ज्ञान स्थायी और उपयोगी बनता है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ ये तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। तो यहाँ इस पे ये एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। तो इस प्रकार आप भी ये स्लोगन आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद दार्शनिक आधार आता है। तो दार्शनिक आधार के अंतर्गत अपने को क्या लिखना है? नई तालीम निम्न दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, प्रकृतिवाद आधार। शिक्षा बच्चों की प्रकृति और के अनुसार होनी चाहिए, प्रकृति और रुचि के अनुसार होनी चाहिए शिक्षा। दूसरा आता है आशीर्वाद आता है। नैतिक और आध्यात्मिक प्रत्ययों का विकास आवश्यक है। तीसरा आता है प्रयोगवाद। शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन और
अनुभव से होना चाहिए। और अगला आता है नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत आते हैं। तो नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ अपने आगे देखते हैं। कार्य के माध्यम से शिक्षा, यानी शिक्षा का जो केंद्र है, कोई जागरूकता या उत्पादक कार्य होता है, यानी शिक्षा का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। यहाँ क्या दर्शाया गया है, कार्य के माध्यम से शिक्षा, समग्र विकास, नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। मातृभाषा में शिक्षा, समाजोपयोगिता और आत्मनिर्भरता। तो इस प्रकार अपने को ये सिद्धांत है, यहाँ इस प्रकार अपने इसके माध्यम से अपने को स्पष्ट कर देने हैं। उसके बाद इनका जब विवरण अपने लिखते हैं तो बच्चे कार्य करते हुए निम्न विषयों को सीखते हैं। समग्र विकास, तो समग्र विकास में शारीरिक और मानसिक और नैतिक विकास का समान ध्यान रखा जाता है। मातृभाषा में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है ताकि सीखना सरल हो। उसके बाद आत्मनिर्भरता, विद्यालय और विद्यार्थी दोनों आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, हमारी आत्मनिर्भरता आती है। उसके बाद समाजोपयोगिता, शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। नई तालीम के उद्देश्य कहते हैं आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना, श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, ये नई तालीम के उद्देश्य थे। उसके बाद यहाँ अपने को इस पेज पे ये नई तालीम के उद्देश्य अपने को यहाँ लिखते हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक और बौद्धिक विकास, सामुदायिक जुड़ाव, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और नई तालीम के ये उद्देश्य अपने को यहाँ इस प्रकार कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद जहाँ इसके लिखने की बात आती है तो यहाँ अपने को क्या करना है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। इसके बाद अगला आता है व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान देना, और अगला आता है रचनात्मकता और कौशल का विकास आता है। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम। नई तालीम का पाठ्यक्रम क्रियात्मक और एकीकृत होता है। इसमें मुख्य घटक आते हैं। मुख्य घटकों के अंतर्गत क्या आता है, हस्तकला, जैसे कताई, बुनाई, कृषि आ जाता है, ये हस्तकला में आता है। भाषा, मातृभाषा आ गई। गणित व्यवहारिक आधार पर होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य होना चाहिए। तो ये मुख्य इसके तालीम के घटक हैं, इस पे अपने घटकों पे ध्यान देना है। उसके बाद एकीकृत दृष्टिकोण आता है। तो सभी विषयों को एक केंद्रीय कार्य से जोड़ा जाता है। उदाहरण, खेती करते समय गणित, विज्ञान और भाषा का ज्ञान साथ में दिया जाता है। तो इस प्रकार अपने एकीकृत दृष्टिकोण इसमें होता है। उसके बाद बापू ने दिया शिक्षा का ज्ञान, इस प्रकार ये आप ये स्लोगन लिख के भी इसको रोचक बना सकते हैं। उसके बाद आगे शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो यहाँ शिक्षण विधियाँ दी गई हैं। शिक्षण विधियों में देखिए, अनुभवात्मक विधियाँ आती हैं, परियोजना विधि आती है, सहयोगात्मक शिक्षण आता है, समस्या समाधान विधि आती है, प्रयोग और अवलोकन आधारित शिक्षण आता है। तो इस प्रकार ये अपने को विधियाँ यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद आता है शिक्षक की भूमिका आती है। तो शिक्षक की भूमिका में आप देखिए, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। उसके बाद बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के अवसर प्रदान करता है, नैतिक मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उसके बाद विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करता है। तो इस प्रकार ये अपने शिक्षक की भूमिका यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आती है विद्यार्थी की भूमिका। तो विद्यार्थी की भूमिका में सक्रिय भागीदारी आता है, कार्य करते हुए सीखना आता है, सहयोग और अनुशासन बनाए रखना आता है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास आता है। तो ये विद्यार्थी की भूमिका आ जाती है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है मूल्यांकन प्रणाली आता है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, ये मूल्यांकन प्रणाली अपने को इसमें लिखनी है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CC जिसको अपने कहते हैं, व्यवहार,
कौशल और कार्य सूक्ष्मता पर आधारित मौखिक, प्रायोगिक और परियोजना आधारित मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं। तो ये मूल्यांकन से संबंधित था। नई तालीम का महत्व क्या है? नई शिक्षा को जीवन से जोड़ती है। दूसरा, बेरोजगारी को कम करने में सहायक है। उसके बाद आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। और उसके बाद ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करती है। और उसके बाद सामाजिक समानता स्थापित करने में सहायक है। उसके बाद आती है सीमाएं। सभी विद्यालयों में कार्य आधारित संसाधनों की कमी है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। तीसरा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ संतुलन की चुनौती है। और उसके बाद परीक्षा प्रणाली पे पूर्ण रूप से लागू करना कठिन है। तो ये अपना इसकी सीमाएं आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं। तो उसके बाद आता है वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। तो वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है? आज के समय में नई तालीम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, यानी स्किल बेस्ड लर्निंग। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से मेल खाती है और व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में भी इसकी प्रासंगिकता है। उसके बाद आगे निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में नई तालीम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला, आत्मनिर्भरता और नैतिकता सिखाती है। महात्मा गांधी का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। तो इस प्रकार ये टॉपिक है अपना ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी सेकंड आती है, यानी यहाँ से एक्टिविटी अपनी सेकंड शुरू होती है। पार्ट एक्टिविटी सेकंड का पार्ट आता है पहला, और पहला है वृक्षारोपण। तो आपको ये अलग अलग इस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कई पार्ट आपको दिए हुए हैं। मैंने आपको इंडेक्स के अंतर्गत बताया था। तो उन पार्टों पे अपने एक एक करके यहाँ पे चर्चा होगी। तो उसमें पहला आता है वृक्षारोपण आता है। समाज में जागरूकता विकसित करने के लिए निम्न गतिविधियों का आयोजन अपने को यहाँ करना है। ये मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता दिया था। और पहला आता है वृक्षारोपण। तो अपने इसी वृक्षारोपण पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले अपने प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में क्या है? वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं तथा जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और वनों की कमी के कारण पर्यावरण संतुलन की समस्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए समाज में जागरूकता विकसित करने के लिए इन गतिविधियों को बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है उद्देश्य आता है। उद्देश्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और स्वच्छ एवं त्वरित वातावरण यहाँ पे आता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं। वो जैसे यहाँ पे प्लांट ए ट्री ये दिखाया गया है, ऐसे आप भी ये प्लांट एंड ट्री के बारे में यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद आवश्यक सामग्री आती है। आवश्यक सामग्री क्या होगी? पौधे, नीम, पीपल, बरगद आदि, ये अपने को क्या करना है, पौधे अपने को चाहिएंगे। फावड़ा, कुदाली अपने को चाहिएगा। पानी की बाल्टी, पाइप अपने को चाहिएगी। खाद एवं मिट्टी अपने को चाहिएगी। और पोस्टर व नारे अपने को चाहिए। यानी ये अपने को ज़मीन पे उतारना है, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। गतिविधि का आयोजन करेंगे अपने, कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी योजना बनाएंगे। योजना कैसे बनेगी? यहाँ गतिविधि आयोजन से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। विद्यालय या समाज में वृक्षारोपण कार्यक्रम की योजना बनाई गई और स्थान का चयन किया गया। तैयारी, आवश्यक पौधे एवं उपकरणों की व्यवस्था की गई। सहभागिता, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। उसके बाद चौथा, वृक्षारोपण। सभी ने मिलकर पौधे लगाए और उन्हें पानी दिया। तो इस प्रकार इस काम को अपने से अंतिम रूप दें। उसके बाद आती है जागरूकता।
पोस्टर, नारे एवं भाषण के माध्यम से लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया। तो इस प्रकार अपने जागरूकता भी का काम कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्लोगन लिखे गए हैं। वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ, धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। तो इस प्रकार अपने को उनके बारे में यहाँ अपने को लिख लेना है। उसके बाद इसका आता है मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में अपने को क्या करना है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, पौधों की देखभाल और जागरूकता फैलाने में योगदान। तो ये अपने मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद आता है निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में वृक्षारोपण गतिविधि से समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह गतिविधि लोगों की प्रकृति की रक्षा करने और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करती है। अतः हमें नियमित रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट सेकंड आता है पर्यावरण जागरूकता। वृक्षारोपण के बाद आता है पर्यावरण जागरूकता। तो पर्यावरण जागरूकता के बारे में अपने को क्या करना है, नंबर 2 पर्यावरण जागरूकता प्रस्तावना। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वर्तमान समय में प्रदूषण, वनों की कटाई आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अब उद्देश्य आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, स्वच्छता और हरित जीवन शैली से बढ़ावा देना। तीसरा, लोगों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। प्रतिभागी विद्यार्थी, शिक्षक और स्थानीय समुदाय के लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपने को ये कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं तो सहायक सामग्री आती है। इधर जैसे ये पेड़ धरती पे दिखाए गए हैं और उधर से बादलों की वर्षा हो रही है। तो इस सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा, ये अपने को यहाँ देखना है। सहायक सामग्री के अंतर्गत पोस्टर आते हैं, चार्ट आते हैं, पौधे वृक्षारोपण हेतु, उसके बाद तमाम उससे संबंधित रंग, पेन, मार्कर जो भी हैं, ये पूरी गतिविधियाँ या सामग्री अपने को यहाँ पे चाहिएगी। गतिविधि का आयोजन कैसे करना है, रैली अपने विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई, नारे लगाए गए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये स्लोगन अपने इस प्रकार काम में ले सकते हैं, ये बना सकते हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, ये अपने लिखे जा सकते हैं। पोस्टर और नारा प्रतियोगिता, छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनाए, आकर्षक नारे लगाए। उसके बाद वृक्षारोपण आता है। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। विद्यालय परिवार या पौधे लगाए गए, विद्यालय परिसर या पौधे लगाए गए। तो इस प्रकार ये एक्टिविटीज़ भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट पे आते हैं तो अपने को नेक्स्ट में क्या करना है, विश्व पर्यावरण 5 जून को आता है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, तो आप भी इस प्रकार ये जानकारी आप दे सकते हैं। माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते जन जन का कल्याण। उसके बाद स्वच्छता अभियान आता है। स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक खानों की सफाई की गई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई, कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने की जानकारी दी गई। भाषण एवं जागरूकता कार्यक्रम है। छात्रों ने पर्यावरण पर भाषण दिए, लोगों को जल संरक्षण, प्लास्टिक कम उपयोग करने के उपाय बताए। तो इस प्रकार अपने भाषण और स्लोगन से अपने ये काम कर सकते हैं। परिणाम, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी, स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई, विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और सहयोग की भावना बढ़ी। उसके बाद यह आता है निष्कर्ष आता है। पर्यावरण जागरूकता गतिविधियाँ
समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है और इनके माध्यम से हम एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को ये कर लेना है। उसके बाद पार्ट आता है, थर्ड आता है, पार्ट तीसरे में स्वस्थता आता है। यानी थर्ड पार्ट था हमारा स्वास्थ्य से संबंधित था। तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे अपने को क्या करना है, उसी प्रकार लिखनी है। पहले प्रस्तावना आ जाएगी, या प्रस्तावना लिख लोगे, और प्रस्तावना में क्या लिखना है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वच्छ वातावरण न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि समाज को सुंदर और विकसित बनाता है। स्वच्छता के अभाव में अनेक बीमारियां फैलती हैं, इसलिए समाज में स्वच्छता के अभाव में अनेक बीमारियां फैली है। इसलिए समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आवश्यक है। तो ये स्वच्छता से उद्देश्य क्या आते हैं, समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित हैं। उसके बाद लोगों को साफ सफाई की आदत विकसित करने की बात आती है। उसके बाद बीमारियों की रोकथाम करना। उसके बाद पर्यावरण का स्वच्छ और सुरक्षित बनाना। तो ये तमाम इनसे संबंधित उद्देश्य जुड़े हुए हैं। उसके बाद स्वच्छता का महत्व आता है। महत्व के अंतर्गत स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण होता है। तीसरा, सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। और चौथा, जीवन स्तर में सुधार होता है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, यानी क्लियर इंडिया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये इस प्रकार अपने को यहाँ स्लोगन आप बना सकते हैं। उसके बाद आगे अपने चलते हैं तो आयोजन की गई गतिविधियाँ आती हैं। स्वच्छता रैली आ जाता है कि स्वच्छता रैली का आयोजन किया, छात्रों द्वारा रैली निकाली गई जिसमें स्वच्छता से संबंधित नारे लगाए गए। दूसरा, पोस्टर प्रतियोगिता आती है, स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर बनाए गए। तीसरा, सफाई अभियान आता है, विद्यालय और आसपास के क्षेत्र की सफाई की गई। चौथा, नुक्कड़ नाटक आते हैं, और नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत क्या होता है, स्वच्छता के महत्व पर नाटक प्रस्तुत किया गया। तो ये नाटक आता है। शपथ ग्रहण आता है, सभी ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने कदम स्वच्छता की ओर। तो यहाँ अपने को क्या लिखना है, उपयोग की गई सामग्री, पोस्टर, चार्ट, रंग, झाड़, डस्टबिन, माइक और स्पीकर, बैनर और स्लोगन, ये उपयोग की गई सामग्री है। परिणाम, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है, आसपास का वातावरण साफ सुथरा हुआ है। इसके बाद सुझाव आते हैं। तो सुझाव में अपने को यहाँ पे सुझाव लिख देने हैं। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, नियमित सफाई करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। उसके बाद निष्कर्ष आता है, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हम सभी व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखें तो हम संपूर्ण समाज स्वच्छ और बना सकते हैं। तो इस प्रकार स्वच्छता के बारे में अपने को लिख लेना है। उसके बाद पार्ट आता है चौथे पार्ट में आपको दिया गया था कानूनी जागरूकता और सड़क सुरक्षा। यानी कानूनी जागरूकता और सड़क सुरक्षा के बारे में अपने को यहाँ चौथे पार्ट में लिखना है। कानूनी जागरूकता यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस पे देखते हैं अपने। समाज के विकास के लिए नागरिकों में कानून और नियमों के प्रति जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। सड़क सुरक्षा इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज के समय में बढ़ती दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन गई हैं, इसलिए कानूनी जागरूकता और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना अपने लिखेंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या आते हैं, लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देना, दुर्घटना को रोकना, जिम्मेदार नागरिक बनाना और कानून के प्रति जागरूकता करना। कानूनी जागरूकता महत्व क्या है, कानूनी जागरूकता से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का
कर्तव्यों को समझता है। इससे समाज में न्याय और समानता स्थापित होती है। जागरूक नागरिक कानून का पालन करते हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार इसके बारे में अपने यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो यहाँ सड़क, जैसे यहाँ ये सड़क सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर सिग्नल बनाए गए हैं। तो इस प्रकार ये आप अपने को हर एक स्टेप अपने को यहाँ पे दर्शाने हैं। सड़क सुरक्षा का महत्व क्या आता है? सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है? सड़क सुरक्षा का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी होती है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना जीवन की रक्षा करता है। उसके बाद आयोजित गतिविधि आती है। आयोजित गतिविधि में रैली आता है। छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा के नारों के साथ रैली निकाली गई। तो ये अपने इस प्रकार की गतिविधि आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद नुक्कड़ नाटक भी अपने इसके माध्यम से हो सकते हैं। जैसे नाटक के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारण और बचाव के उपाय बताए गए। तीसरा पोस्टर प्रतियोगिता आती है। छात्रों ने आकर्षक पोस्टर बनाकर जागरूकता फैलाई। चौथा विशेषज्ञ व्याख्यान आता है। पुलिस अधिकारी द्वारा ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। और पांचवा क्विज प्रतियोगिता आती है कि प्रश्नों सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछे गए। तो ये इस प्रकार सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने ये लिख सकते हैं। दुर्घटनाओं से अगर बचना है, दूरी तो हेलमेट है सबसे ज़रूरी। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। चलाएं आप कोई भी वाहन, यातायात नियमों का सदैव पालन करें। ये इस प्रकार के स्लोगन है वो अपने काम में ले सकते हैं। उसके बाद परिणाम आते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। छात्रों ने नियमों का पालन करना सीखा है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। ये इसके परिणाम हो जाएंगे। उसके बाद आता है निष्कर्ष आता है। कानूनी जागरूकता और सड़क सुरक्षा समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और इनसे न केवल दुर्घटना कम होती हैं बल्कि एक सुरक्षित और जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अपने को ये निष्कर्ष के रूप में अपने को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 5, यानी 5वां पार्ट आता है। और 5वें पार्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको दिया हुआ था। तो ये 5वां पार्ट है पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार पहले प्रस्तावना लिख लेंगे, उसके उद्देश्य लिख लेंगे, उसके बाद उसका मूल्यांकन और महत्व अपने कर लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये स्लोगन यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार आप भी ऐसे स्लोगन है वो अपनी डायरी में अच्छी तरह से बना सकते हैं। डायरी को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, उससे संबंधित स्लोगन बनाएं ताकि पता चले कि आप वास्तव में इससे संबंधित आप जानकार हैं। आयोजित गतिविधियाँ क्या होगी? जैसे अपने रैली आयोजित कर सकते हैं। यहाँ पे रैली का दिया गया है। छात्र छात्राओं द्वारा नारे, बेटी है अनमोल, शिक्षा है उसका अधिकार, बेटी बचाओ देश बेटी पढ़ाओ देश बनाओ, ये तमाम इस प्रकार के नारे अपने होते हैं। पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता आती है। विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे आता है। दूसरा, छात्र अपने विचार चित्र और लेख के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है नुक्कड़ नाटक आते हैं। बालिका शिक्षा और भेदभाव पर आधारित नाटक, नुक्कड़ नाटक और समाज की भावनात्मक रूप जागरूक करना, समाज को भावनात्मक रूप से जागरूक करना। जागरूकता भाषण सेमिनार आते हैं। शिक्षक या सामाजिक कार्यक्रम द्वारा बालिका अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। अपने स्लोगन लेखन भी कर सकते हैं। बेटी है भविष्य की शान, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी दुनिया। तो इस प्रकार अपने ये स्लोगनों का प्रयोग करके अपने इसको अच्छा आकर्षक अपने बना सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे इसे यानी कि बेटी अनमोल आहार है, शिक्षा उसका अधिकार है, जीवन शिक्षा और प्यार बेटी का भी है अधिकार, जीवन का एक है ये आधार, बेटी को ना समझो भार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में जागरूकता बढ़ाओ। इस प्रकार ये स्लोगनों का प्रयोग आप भी यहाँ कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसके बाद आगे जो आएगा
वो आएगा घर घर जागरूकता अभियान। यानी छात्र समुदाय में जाकर लोगों को समझाएं और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। परिणाम क्या है? तो लोगों में बालिकाओं के प्रति सोच में सुधार आया है, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और समाज में समानता का संदेश फैला है। तो ये इस प्रकार अपने को निष्कर्ष में क्या आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अभियान नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का महत्व है। यदि हम साथी मिलकर प्रयास करें तो एक समान और एक स्वच्छ स्थान का निर्माण संभव है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं, वो एक्टिविटी आती है थर्ड। एक्टिविटीज थर्ड आती है। थर्ड में आपको दिया था पार्ट पहला पोलियो, यानी थर्ड के अंतर्गत आपको इस प्रकार की रैली और पोस्टरों का आयोजन करना है जिससे तमाम जो समाज से संबंधित समस्याएं हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, उनके बारे में बताया जा सकते ताकि वो आगे न फैले। निम्न सामुदायिक मुद्दों पर रैली अभियान का आयोजन यहाँ पे करना है अपने। निम्न सामुदायिक मुद्दों पर यहाँ पे ध्यान देना है, निम्न सामुदायिक मुद्दों पर रैली अभियान का आयोजन करना है। तो यही वो महत्वपूर्ण सामुदायिक मुद्दे हैं जिन पे अपने को चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पोलियो आता है, तो पोलियो में आपको पहले प्रस्तावना लिखनी है, यहाँ पे प्रस्तावना लिख लेंगे। उसके बाद उद्देश्य लिखने हैं, तो ये आपके उद्देश्य आ जाएंगे, यहाँ पे उद्देश्य आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं पेज पे, तो यहाँ वर्ल्ड पोलियो डे, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है, पूरा वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रैली की योजना आती है। ये रैली की योजना बनाई जाती है, तो यहाँ स्थान विद्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार, गांव, कॉलोनी तक समय सुबह 8 से 10 बजे। अधिक लोगों की भागीदारी के लिए प्रतिभागी, विद्यार्थी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य, ये रैली की योजना है। फिर उसके आवश्यक सामग्री क्या चाहिएगी? बैनर चाहिए, पोस्टर चाहिएगा, नारे लिखी तख्तियाँ चाहिएगी, पर्ची चाहिएगी, माइक चाहिएगा, लाउड स्पीकर चाहिएगा। ये तमाम जो सामग्री हैं वो अपने को वहाँ पे चाहिएगी। तो यहाँ इससे संबंधित अपने को यहाँ चर्चा कर लेनी है। इसके बाद रैली का संचालन होगा। तो रैली का संचालन कहाँ से है? रैली का शुभारंभ विद्यालय परिसर से किया गया। सभी छात्र छात्राएं हमेशा में पोस्टर और तख्तियाँ लेकर नारे लगाते हैं, लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। रैली के दौरान लोगों को पोलियो जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई और पथ वितरित किए गए। उसके बाद नारे, 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, हर बच्चे को टीका लगे, पोलियो देश से दूर भगाएं। तो ये इस प्रकार के आप नारे इसमें लिख सकते हैं, इसको और आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया है 2 बूंद जिंदगी की, ये यहाँ पे इसका डायग्राम्स बनाया गया है, तो आप भी इसको अच्छी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। अन्य गतिविधियाँ आती हैं, नुक्कड़ नाटक आते हैं, भाषण प्रतियोगिता आती है, पोस्टर आता है आदि। ये तमाम जो यहाँ पे प्रतियोगिताएँ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद परिणाम आता है। इस रैली के उसके बाद निष्कर्ष आता है। यहाँ पोलियो एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन सही समय पर यदि टीकाकरण और जागरूकता का पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। रैली अभियान दिशा में एक प्रभावी कदम है। पोलियो मुक्त समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आप भी यहाँ क्या कर लोगे? अपना निष्कर्ष आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने पार्ट आता है सेकंड, यानी यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आता है। जो आपको सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो दिया गया था आपको विषय वस्तु, उससे संबंधित यहाँ पे पार्ट सेकंड में अपने को यहाँ लिखनी है। ये पार्ट आपका सेकंड यहाँ से शुरू होता है।
तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया था उस पर अपने देखते हैं। एड्स, पहला HIV एड्स आता है, यानी इससे संबंधित अपने को यहाँ पे प्रस्तावना लिखनी है। तो इस यहाँ एड्स से संबंधित है वो प्रस्तावना अपने को यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद उसके उद्देश्य आते हैं। लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इनके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताना। समाज में फैले शर्म और भेदभाव की समझ करना। सुरक्षित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। आयोजन क्या होता है, ये रैली वर्ल्ड एड्स डे पर दिसंबर को ये आयोजित की जाती है। ये इस अवसर पे ये आयोजित की जा सकती है। तो इस प्रकार अपने को इसके बारे में लिख लेना है। वर्ल्ड एड्स डे, यहाँ पे इस प्रकार का स्लोगन बना करके इसको यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार आप भी डायरी को आकर्षक बनाने के लिए ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद आगे स्थान आता है। रैली का प्रारंभ विद्यालय परिसर से हुआ। मार्ग मुख्य सड़क, बाजार क्षेत्र, समापन विद्यालय सामुदायिक स्तर पर। प्रतिभागी हैं विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, शिक्षकगण हैं, स्थानीय नागरिक हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आते हैं, इनकी यहाँ पे भागीदारी रही। आवश्यक सामग्री जैसे बैनर और पोस्टर हो गए, तख्तियाँ हो गई, लाल रिबन होगी और माइक लाउड स्पीकर हो गया। ये अपने को रैली के नारे यहाँ पे लिखे गए हैं। एड्स से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, ज़रूरी है, सुरक्षा है, HIV से डरे नहीं, समझें, भेदभाव छोड़ें, जागरूक बनो। इस प्रकार ये अपने नारे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आती है गतिविधियाँ। गतिविधियों में रैली निकालना और नारे लगाना, पोस्टर प्रदर्शन करना, ये से संबंधित गतिविधियाँ आ जाती हैं। विश्व एड्स दिवस आता है। तो विश्व एड्स दिवस पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ये दिखाया गया, इस प्रकार आप भी यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इससे संबंधित लोगों को जानकारी देना, ये दिया गया है। अंत में सभा आयोजित करना। जागरूकता संदेश आता है। HIV असुरक्षित संबंध, संक्रमित रक्त और सुई से फैलता है। यह उन्हें साथ बैठने का आयोजन साझा करने से नहीं फैलता। समय पर जांच और इलाज से जीवन सामान्य रह सकता है। तो इस प्रकार के संदेश हैं। सुझाव है नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। दूसरा, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, युवाओं को सही जानकारी दी जाए। तो इस प्रकार अपने ये सुझाव भी अपने देते हैं। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष है। इस रैली के माध्यम से समाज में एड्स के प्रति जागरूकता व देशी और लोग रही जानकारी प्राप्त समाज का निर्माण होगा करेगी। इससे भेदभाव कम होगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद पार्ट आता है, तीसरा आता है। तीसरे में मताधिकार। तो मताधिकार भी अति आवश्यक है, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करें तो यहाँ मताधिकार के प्रति जागरूकता हेतु रैली अभियान होते हैं। भूमिका क्या है कि मताधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज भी कई लोग मतदान नहीं करते, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह रैली अभियान आयोजित किया गया है। भूमिका लिख दी। उसके बाद उद्देश्य आते हैं। उद्देश्य क्या है, लोगों की मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता करना, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना, मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना, ये इसके उद्देश्य आ गए हैं। उसके बाद आगे ये वोट का यहाँ पे दिया गया है, ये अपने को यहाँ पे कर लेना है और इससे संबंधित अपने को यहाँ ये लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने
प्रतिभागी, तो छात्र छात्राएं होंगी, शिक्षक होंगे, स्थानीय नागरिक होंगे, ये अपने प्रतिभागी यहाँ अपने को ये लिख लेना है। उसके बाद परिणाम आता है। इस रैली से लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी, कई लोगों ने मतदान करने का संकल्प लिया और समाज में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद निष्कर्ष आता है, मतदान लोकतंत्र की शक्ति है, हर नागरिक को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। उसके बाद सुझाव आते हैं। सुझाव में यहाँ पे क्या लिखा गया है, अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा, युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया जाए, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार अपने ये सुझाव भी अपने लिख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है फोर्थ आती है, रक्तदान शिविर आता है। तो इस प्रकार अपने को रक्तदान शिविर से संबंधित फोर्थ एक्टिविटीज़ अपने को यहाँ लिखनी है। रक्तदान शिविर में यहाँ पे क्या किया गया है, शीर्षक रक्तदान जागरूकता रैली एवं शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। भूमिका क्या है, रक्तदान एक महान कार्य है, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में सहायक होता है और हमारे समाज में खून भी रक्तदान को लेकर हुई भ्रांतियाँ फैली हैं। आज भी रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई है, इन्हें दूर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए रक्तदान रैली या शिविर का आयोजन आवश्यक है। तो इस प्रकार ये भूमिका अपने को लिख लेने। उसके बाद उद्देश्य आते हैं। उद्देश्य क्या है, रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और उसके समाज में फैली छूत धारणाओं को दूर करना और आपातकालीन स्थिति के लिए रक्त की आवश्यकता बढ़ाना। कार्यक्रम का विवरण, कार्यक्रम का नाम रक्तदान जागरूकता रैली एवं अभियान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लड डोनेशन, यहाँ ये आपका स्लोगन बनाया गया है, ब्लड डोनेशन का लोगो बनाया गया है। तो इस प्रकार आप भी यहाँ लोगो बना सकते हैं। उसके बाद आगे इसके बारे में स्थान विद्यालय या गांव आता है, दिनांक जो भी उसकी आएगी वो आगे जाएगी, जो आयोजित की जा रही है समय आ जाएगा। रैली का आयोजन, रैली विद्यालय गांव से शुरू होकर मुख्य बाजार, बस स्टैंड और प्रमुख स्थानों से होकर निकाली गई। इसमें छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए थे। तो इस प्रकार अपने इसके रैली का आयोजन। उसके बाद रैली की गतिविधि आ जाती है। तो यहाँ रैली की गतिविधि में क्या है, जागरूकता रैली निकालना, नारे लगाना, उसके अलावा पंपलेट बांटना और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना, ये आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं नारे आते हैं, रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी की ज़िंदगी, एक बूंद खून कई जीवन बचाए, आज रक्तदान कल जीवनदान, इस प्रकार नारे लिखते हैं। फिर रक्तदान शिविर का आयोजन, रैली के बाद एक स्थान पर रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें की टीम उपस्थित थी, जिसमें डॉक्टरों की टीम उपस्थित थी। तो इस प्रकार अपने को ये यहाँ पे इसको लिख लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून, यानी ये 14 जून से संबंधित यहाँ पे स्लोगन ये बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, रक्त का हर क्षण और खत का हर कण अमूल्य होता है। तो इस प्रकार अपने को भी ये लिख लेना है, रक्तदान महादान। उसके बाद यहाँ पे इससे संबंधित अपने रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया, रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो इस प्रकार अपने को ये लिखना है। उपयोगी की सामग्री है, पोस्टर और बैनर, माइक और लाउड सिस्टम, पैम्पलेट, मेडिकल उपकरण आदि, ये अपने सामग्री आ जाएगी। उसके बाद सावधानी आती है। सावधानियों में क्या करना है, केवल स्वच्छ व्यक्ति ही रक्तदान करें, आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए,
और स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखें। निष्कर्ष, इस रैली और शिविर के माध्यम से लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी और कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और यह अभियान समाज के सहयोग और मानवता की भावना को मजबूत करता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक अपने को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 5, यानी 5वां पार्ट आता है। 5वें पार्ट में लिंग संबंधी शुद्धिकरण आता है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, लिंग संबंधी शुद्धिकरण से संबंधित अपने को ये काम करना है। तो इससे अपने को डायरी यहाँ पे बनाना, लिंग शुद्धिकरण से संबंधित। यहाँ पे ये लिखा गया है, समाज में लिंग आधारित भेदभाव के कारण और समाधान। यानी समाज में लिंग आधारित भेदभाव के कारण क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं, ये चीज़ें अपने को यहाँ पे प्रस्तावना है। मानव समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मूल्य हैं, लेकिन वास्तविक तो इस प्रकार अपने को ये यहाँ पे प्रस्तावना अपने को लिख लेनी है। उसके बाद प्रस्तावना के बाद आगे चलते हैं अपने लिंग भेदभाव की अवधारणा। तो यहाँ लिंग भेदभाव की उदाहरण के बारे में लिख लेना है। लिंग भेदभाव एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग अधिकार और अपेक्षाएं निर्धारित की जाती हैं। यह भेदभाव स्कूल, कार्यस्थल और समाज के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। लिंग भेदभाव के प्रकार क्या आते हैं, उसमें किस किस प्रकार से लिंग का भेदभाव किया जाता है। वोमेन्स इक्वालिटी डे, यानी यहाँ पे ये स्लोगन वोमेन्स इक्वालिटी डे का यहाँ पे बनाया गया है, वोमेन्स इक्वालिटी डे स्लोगन, तो आप भी यहाँ बना सकते हैं। शैक्षिक भेदभाव आते हैं। तो शैक्षिक भेदभाव के अंतर्गत लड़कियों को शिक्षा के अवसर मिलना। आर्थिक भेदभाव आता है, समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन देना। तीसरा सामाजिक भेदभाव आता है, लड़कियों की स्वतंत्रता अधिक प्रतिबंध लगाना। और उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है राजनीतिक भेदभाव आता है। तो राजनीतिक भेदभाव के अंतर निर्णय लेने वाली स्वाभिमानी में महिलाओं की कम भागीदारी है, संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी है, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी आती है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी भेदभाव होता है, लड़कियों को स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिलना है। इसके बाद लिंग आधारित भेदभाव के कारण आते हैं, पारस्परिक और सांस्कृतिक कारण आते हैं। तो पारस्परिक सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक समाज आता है, लड़कों को परिवार का वारिस मानना ये भी आता है। दहेज प्रथा और बाल विवाह ये भी एक आता है। तो इस प्रकार यहाँ अपने को इससे संबंधित अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लैंगिक समानता, आगे नेक्स्ट अपने जाएंगे शिक्षा की कमी, ये भी है, शिक्षा की कमी भी है। यहाँ पे अशिक्षा के कारण भी बहुत सारे ऐसी मान्यताएं फैली है, जागरूकता का अभाव है इसके माध्यम से। आर्थिक कारण भी आता है कि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, रोजगार के अवसरों की कमी आती है। सामाजिक मानसिकता भी आता है, लड़के मजबूत होते हैं जैसी महिलाओं को घर तक सीमित रखना, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिंग भेदभाव को बढ़ाने का काम करती हैं। महिलाओं और प्रशासनिक प्रभाव, कानूनों का सही पालन न होने का भी एक कारण अपने कह सकते हैं। उसके बाद लिंग भेदभाव के प्रभाव भी आते हैं, न्याय मिलने में देरी भी होता है, व्यक्तिगत स्तर पर आता है, आत्मविश्वास में कमी होता है, मानसिक तनाव और अवसाद आता है। पारिवारिक आते हैं, परिवारों में असमानता। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सामाजिक स्तर पर भी आता है, सामाजिक स्तर पे भी ये देखा जाता है, अपराध और हिंसा में वृद्धि हो रही है। आर्थिक स्तर पे भी आता है, देश की आर्थिक प्रगति में बाधा भी आती है, संसाधनों में उपयोग न करना। लिंग समानता का महत्व है। अब लिंग समानता का महत्व क्या है, समाज में न्याय
स्थापित होता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों का समग्र विकास, आर्थिक और सामाजिक वृद्धि होती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना आता है। लिंग भेदभाव के समाधान कहते हैं शिक्षा और जागरूकता है। समान शिक्षा मिलनी चाहिए। स्कूलों में लैंगिक समानता और विशेष कार्यक्रम होने चाहिए। इस प्रकार से भी अपने इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे महिला सशक्तिकरण आता है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। उसके बाद आगे कानूनी उपाय आते हैं। दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी का सख्ती से पालन हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। उसके बाद सामाजिक अधिकार सुधार आते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करना, परिवार में समान व्यवहार करना, सरकारी और गैर सरकारी प्रयास आते हैं। विभिन्न जो योजनाएं हैं, अभियान आते हैं, समाज में जागरूकता कार्यक्रम आते हैं। उसके अलावा भारत में लिंग समानता के प्रयास आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आ गया। महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वरोजगार के संबंधित कानून से दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, हिंसा अधिनियम। लिंग समानता के लिए शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की वह माध्यम है जो समाज को सोच बदलने का है, वो काम करती है। यदि बच्चों को बचपन से ही अपने समानता का पाठ पढ़ाया जाए तो भविष्य में एक भेदभाव रहित समाज का निर्माण संभव है। उसके बाद निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में लिंग आधारित भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। जब तक समाज में समानता, सम्मान और न्याय की भावना विकसित नहीं होगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ सभी को समान अवसर और अधिकार मिले। ये निष्कर्ष आ जाएगा। नारे आ जाएंगे। बेटी 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 एक समान है, लिंग भेदभाव हटाओ, समानता अपनाओ, नारी शक्ति है उसे पहचानो। तो इस प्रकार यहाँ से अपने को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है फोर्थ, बागवानी आता है। यानी इसके अंतर्गत अपने बागवानी से संबंधित अपने को काम करना है। तो बागवानी से संबंधित अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को ध्यान देनी है। बागवानी प्रस्तावना अपने में, बागवानी प्रकृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें फूल, फल, सब्जियाँ तथा सजावटी पौधों को उगाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। बागवानी न केवल वातावरण को शुद्ध बनाती है बल्कि मनुष्य को मानसिक शांति और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। आज के समय में बागवानी पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा माध्यम है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना अपने को लिखना है। उसके बाद बागवानी शब्द का अर्थ आता है। बागवानी शब्द बाग से बना है जिसका अर्थ है पौधों, फलों और सब्जियों का उद्यान। इसे अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। इसके बाद बागवानी के प्रकार आते हैं। यहाँ बागवानी के प्रकार, फल बागवानी, इसमें फलदार पौधे लगाए जाते हैं। उदाहरण आम है, अमरूद है, संतरा है, पपीता है, केला है आदि है। ये फलदार पौधे इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सब्जी बागवानी आती है। तो इसके अंतर्गत इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। जैसे उदाहरण है आलू है, बैंगन है, गोभी है, भिंडी है आदि है। सब्जियां और भी बहुत सारी हैं। फूलों की बागवानी आती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के फूल उगाए जाते हैं जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी आदि आते हैं। उसके बाद सजावटी बागवानी आती हैं। सजावटी के अंतर्गत घरेलू, विद्यालय, पार्क आदि को सुंदर बनाने के लिए सजावटी पौधे लगाए जाते हैं। उदाहरण है मनी प्लांट है, तुलसी है आदि आते हैं। बागवानी का महत्व होता है, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करती है, मानसिक शांति देती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये आपके बागवानी के महत्व हो जाएंगे। उसके बाद बागवानी के लिए आवश्यक सामग्री आ जाएगी। सामग्री में अच्छी उपजाऊ मिट्टी चाहिए अपने को, बीज या पौधे चाहिए, खाद उर्वरक चाहिए,
पानी चाहिए और ये फावड़ा आदि ये सामान औजार चाहिए। तो इस प्रकार ये सामान अपने को जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट आते हैं, वो बागवानी करने की विधि आती है। विधि के अंतर्गत भूमि की सफाई करें अपने। उसके बाद मिट्टी को खोदकर भुरभुरी बनाएं, खाद मिलाएं, बीज बोएं और पौधे लगाएं, नियमित पानी दें, समय समय पर निराई गुड़ाई करें और पौधों को कीड़ों से बचाएं। इसके बाद बागवानी के लाभ आते हैं। तो शुद्ध वायु मिलती है, समय का सदुपयोग होता है, आर्थिक लाभ होता है, प्रकृति से प्रेम बढ़ता है, ताज़ी और पौष्टिक सब्जियां फल मिलते हैं। तो ये बागवानी के लाभ हो जाएंगे। उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा, बागवानी एक उपयोगी, लाभदायक और मनोरंजक कार्य करती है। यह पर्यावरण संतुलन में सहायक है और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। इसलिए हमें अपने घर, विद्यालय तथा आसपास के स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो ये ऐसे निष्कर्ष अपने भी को लिख लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है फिफ्थ, यानी पांचवी एक्टिविटीज़ आ गई इतनी। और पांचवी एक्टिविटीज़ में आपको मैंने बताया था विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण। यानी आप अपने विद्यालय और महाविद्यालय की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ अपने विद्यालय और महाविद्यालय की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण पर सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी है। यहाँ पे लिखी गई है, विद्यालय महाविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के स्थान नहीं होते हैं, बल्कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र भी होते हैं। स्वच्छ और सुंदर परिसर विद्यार्थियों के मन में सकारात्मक सोच विकसित करता है तथा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करता है। स्वच्छता से बीमारियां दूर रहती हैं और सौंदर्यीकरण से परिसर आकर्षक बनता है। इसलिए विद्यालय और महाविद्यालय परिसर की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण है वो अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आते हैं उद्देश्य। विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विद्यालय महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करना। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुशासन और सामुदायिक कार्य की भावना विकसित करना। तो इस प्रकार ये उद्देश्य अपने को यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने, स्वच्छता ही सेवा है जिंदगी। इस प्रकार ये स्लोगन अपने को यहाँ लिख लेना है। स्वच्छता के उपाय आते हैं। उसके बाद नियमित सफाई, यानी कक्षाओं, मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शौचालय की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। उसके बाद कूड़ेदान की व्यवस्था, परिसर के हर कोने में कूड़ेदान रखें ताकि कचरा इधर उधर ना फैले। उसके बाद स्वच्छ शौचालय, शौचालयों में पानी, साबुन और सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्लास्टिक मुक्त परिसर, यानी जो परिसर है वो प्लास्टिक मुक्त हो, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और कपड़े या कागज़ थैली अपनाएं। स्वच्छता अभियान आता है, समय समय पर विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा स्वच्छता रैली और सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार अपने को ये लिख लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छता का दीप जलाएं, चारों ओर उजियारा फैलाएं। ये ऐसे स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सौंदर्यीकरण के उपाय आते हैं। सौंदर्यीकरण के उपाय, पेड़ पौधे लगाना, परिसर में फूलों और छायादार पौधों का रोपण करें। दीवारों पर चित्रकारी, प्रेरणादायक संदेश और सुंदर चित्र बनाकर दीवारों को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। उसके बाद बगीचे का निर्माण, तो यहाँ
छोटे छोटे उद्यान और लॉन बनाकर परिसर की सुंदर बनाया जा सकता है। स्वच्छ जल व्यवस्था, पीने के पानी की स्वच्छ और सुंदर व्यवस्था हो। तो इस प्रकार अपने को ये तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट विद्यालय का सौंदर्यीकरण आता है, यानी विद्यालय का सौंदर्यीकरण कैसे है। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था आती है, विद्यार्थियों के लिए साफ और सुंदर बैठने की स्थान बनाएं। इसके बाद निष्कर्ष आता है, स्वच्छ और सुंदर विद्यालय महाविद्यालय परिसर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, अनुशासन और मानसिक विकास में सहायक होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलकर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार ये अपने विवरण अपने को ये लिख लेना है। उसके बाद एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है 6, सामुदायिक खेल आता है। तो छठी एक्टिविटी के अंतर्गत आपको सामुदायिक खेल दिए गए थे। तो इसी प्रकार आपको सामुदायिक खेल से संबंधित ये एक्टिविटी तैयार करनी है। इसमें सामुदायिक खेल के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ तैयार की गई है, वो सबसे पहले प्रस्तावना आती है। मनुष्य के जीवन में खेलों का एक बहुत महत्व है। खेल हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। जब किसी समुदाय क्षेत्र में, मोहल्ले में या विद्यालय में खेल की व्यवस्था होना आती है, खेल खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं और उन्हें सामुदायिक खेल कहा जाता है। ये खेल मनोरंजन के साथ साथ एकता को भी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये से यानी खेल से संबंधित अपने को ये प्रस्तावना है, यहाँ पे लिख लेना। सामुदायिक खेल का अर्थ आता है, तो सामुदायिक खेल के अंतर्गत अपने सामुदायिक खेल ऐसे खेल हैं जिनमें समुदाय के लोग भाग लेते हैं और आपसी सहयोग, भाईचारेता, किसी भी खेल को भावना के साथ वो खेलते हैं। ये अपने इस प्रकार अपने को लिख लेना। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे, यहाँ पे ये लिखा गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को आता है। इसी का ये स्लोगन यहाँ पे बनाया गया, तो आप भी ये स्लोगन आप यहाँ बना सकते हैं। सामुदायिक खेलों के उदाहरण आते हैं। तो सामुदायिक खेलों के उदाहरण में सबसे अच्छा कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, रस्साकसी है, दौड़ प्रतियोगिताएं हैं, लंबी कूद है, ऊंची कूद है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो सामुदायिक खेल के रूप में खेले जाते हैं। उसके बाद सामुदायिक खेलों के उद्देश्य आते हैं। सामुदायिक खेलों के उद्देश्य क्या है? लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, इसके अलावा समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाना, मनोरंजन और खुशी प्रदान करना, अनुशासन और कौशल क्षमता का विकास करना, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बुरी आदतों से दूर रखना, सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक विकास करना। ये बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिन खेलों के बारे में अपने लिख सकते हैं। इसके बाद तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि वे शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। तो ये इस प्रकार के स्लोगन आप भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आता है सामुदायिक खेलों के लाभ। शारीरिक विकास होता है इससे, उसके अलावा मानसिक तनाव कम होता है, उसके आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम भावना विकसित होती है और समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। विद्यालय में सामुदायिक खेलों का महत्व आता है। तो सामुदायिक खेलों का महत्व क्या है? विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और खेलों से विद्यार्थी अनुशासन, समय पालन और सहयोग की भावना सीखते हैं। तो ये इस प्रकार विद्यालय में सामुदायिक खेलों का ये महत्व है। उसके बाद आगे इनका निष्कर्ष अपने यहाँ लिख देंगे। खेलों से संबंधित निष्कर्ष इसमें अपने को तैयार कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं अपने एक्टिविटीज़ आती है, वो आती है 7th
यानी लास्ट एक्टिविटीज है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो लास्ट 7वीं एक्टिविटीज आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित आपको तैयार करनी है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक्टिविटी तैयार की गई है। प्रस्तावना आता है सबसे पहले, यहाँ प्रस्तावना। सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी समाज, विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें कला, संगीत, नृत्य, नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण, प्रतिभा का विकास और लोगों में मनोरंजन तथा एकता की भावना उत्पन्न करना होता है। तो इस प्रकार अपने को ये प्रस्तावना है अच्छे प्रकार से लिखनी है। उसके बाद है सांस्कृतिक कार्यक्रम का अर्थ आता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अर्थ में सांस्कृतिक कार्यक्रम वह आयोजन है जिसमें समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार अपने को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का अर्थ यहाँ पे लिख लेना है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ने का साहस ही मायने रखता है। तो इस प्रकार ये स्लोगन आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रकार आते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रकार क्या हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकार पहला है नृत्य प्रतियोगिता, दूसरा गीत संगीत कार्यक्रम, नाटक मंचन, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, लोकगीत एवं लोक नृत्य आते हैं और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आती है, जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्देश्य आते हैं विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ाना, मनोरंजन और उत्साह बढ़ाना, सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ाना, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आता है। आयोजन कैसे करें? सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाना, उसके बाद स्थान और समय निर्धारित करना, मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना और चौथा मंच सजावट और ध्वनि की व्यवस्था करना। तो ये सांस्कृतिक आयोजन से संबंधित ये जुड़े हुए पक्ष हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है प्रतियोगियों की सूची तैयार करना, यानी जो भी भाग लेने वाले हैं उनकी सूची तैयार करना, कार्यक्रम का संचालन करना, पुरस्कार वितरण करना। इसके बाद आगे आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ क्या है? बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरा कला और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ती है, तीसरा मनोरंजन होता है, चौथा सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। ये आपके कार्यक्रम के लाभ हैं। इस कार्यक्रम के बच्चों को लाभ होते हैं। उसके बाद निष्कर्ष आता है। यहाँ पे ये स्लोगन लिखा गया है, पंख ही काफ़ी नहीं है, आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए, ऊंची उड़ानों के लिए। यहाँ निष्कर्ष में अपने को क्या करना है? निष्कर्ष लिख देना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज और विद्यालय में उत्साह, मनोरंजन और संस्कृति के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को क्या है, आपकी डायरी है वो अपने को बना लेनी है। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, अपने संदर्भ ग्रंथ सूची लास्ट में बनानी है। ये मैंने आपको बार बार मैं आपको कहता हूँ, डायरी कोई भी अपने इंटरनल डायरी बनाएं, जहाँ से भी हमने जो मैटर लिया है उसका संदर्भ अपने अवश्य देना है। क्योंकि एक अच्छी डायरी तभी बनती है जब आप कम से कम 5, 7, 10 किताबों से आप कंसल्ट करके और एक अपना मैटर आप तैयार करते हैं। तो जिस किताब का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो किताब आपने पढ़ी है, जिस किताब का आपने सहारा लिया है, जिस किताब से आपने मैटर उठाया है, जिस किताब की सहायता से आपने लिखा है, उस पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम आपके पास होना चाहिए, वो आप लिख के रखें।
क्योंकि संदर्भ ग्रंथ सूची में उनका रेफरेंस उन्हीं किताबों का दिया जाता है जिससे आपने मैटर किया। तो ये जो संदर्भ ग्रंथ सूची है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही संदर्भ ग्रंथ सूची है बनेगी जब आपने किताबों को इस प्रकार नाम, लेखक और आपने लिख के रखा है। तो जो भी आप डायरी बनाएं उससे पहले आप ध्यान रखें कि उन किताबों को आप चिन्हित करें जहाँ से आपको मैटर मिल रहा है। जिस किताब से आपको मैटर मिला उस किताब का नाम, उस किताब के लेखक का नाम आप अवश्य लिखें, क्योंकि संदर्भ ग्रंथ सूची तभी बन पाएगी जब आप इन लेखकों के नाम और किताब का नाम आपके पास होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं बन पाएगी। और जब संदर्भ ग्रंथ सूची डायरी में लिखी नहीं होती है तो वो एक अच्छी डायरी नहीं मानी जाती, एक अच्छा कार्य नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों से यही निवेदन करूँगा कि जब आप डायरी बनाएं, कोई भी बनाएं, इसके अलावा भी आप कोई डायरी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान में रखें कि जहाँ से आप मैटर ले रहे हैं, जिस किताब से आपसे मैटर उठाया है, उस पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम आप अपने पास रखें। तो इसी प्रकार अपने को क्या करना है, ये संदर्भ ग्रंथ सूची अपने को यहाँ बनानी है। तो ये संदर्भ ग्रंथ सूची यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा पुस्तक का नाम का और तीसरा लेखक का। तो ये 3 कॉलम अपने को यहाँ बना लेने हैं। क्रम संख्या में क्रम संख्या है 1 नंबर। यहाँ पे जैसे किताब का नाम बुनियादी शिक्षा लिखा गया है, महात्मा गांधी द्वारा 9 जून प्रकाशन की है। दूसरा नई शिक्षा की ओर, ये महात्मा गांधी की है, 9 जून प्रकाशन की है। तीसरा NCERT स्वच्छ और स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी NCERT की है। उसके बाद अगली जो बुक है वो पर्यावरण शिक्षा है, तो यहाँ पर्यावरण शिक्षा लिखा गया NCERT की है। अगली बालिका शिक्षा और अधिकार है, ये भी NCERT की है। अगला स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ये भी NCERT की है। लिंग समानता और शिक्षा, ये भी NCERT की है। 8वां नेशनल बुक ट्रस्ट, ये गृह वाटिका की है। उसके बाद अगला शिक्षा और खेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। और अगला है संस्कृति और शिक्षा पर विचार, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो इस प्रकार जैसे यहाँ 10 किताबों का जो रेफरेंस दिया गया है, उसी प्रकार आप भी अपने इसी प्रकार 10 किताबों, कम से कम 5 और अधिकतम जितनी हो सके 10 से 12, 15 जितने में उस किताबों का आप रेफरेंस अवश्य दें। ये जब आप रेफरेंस लिखेंगे तभी आपकी डायरी अच्छी डायरी मानी जाएगी, आपका अच्छा काम माना जाएगा। क्योंकि जहाँ से भी अपने मैटर लेते हैं तो उसका संदर्भ अपने को देना अवश्य होता है। जब तक अपने संदर्भ नहीं देते हैं तो एक अच्छी डायरी नहीं मानी जाती। तो आप जब डायरी को आप बनाएं तो ये अपने ध्यान में रखें कि आप संदर्भ अवश्य दें, संदर्भ अपने को देना है। तो इस प्रकार आपकी कम्युनिटी जो वर्क है, ये जो डायरी आपकी है कम्युनिटी वर्क, ये सेमेस्टर बीएड सेमेस्टर सेकंड में एक नया इंटरनल डायरी आपकी लगाई गई है। तो इस कम्युनिटी वर्क की डायरी का वीडियो, आज पूरा वीडियो आपके सामने रहा। इस वीडियो की सहायता से आप कम्युनिटी वर्क की डायरी अपनी तैयार कर सकते हैं। जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा और इस वीडियो की सहायता से आपने सरल तरीके से बिना किसी निसंकोच भाव से आपने डायरी अपनी बनाई होगी। और आप नहीं बनाई है तो आप इस वीडियो की सहायता से बना भी लेंगे। तो आप सभी एक बात का ध्यान रखें, आप इस वीडियो की सहायता से आपने अपनी डायरी कंप्लीट ज़रूर की है, लेकिन अपने को आपके अन्य जो भी साथी हैं आपके जो बीएड सेमेस्टर में है, बीएड सेकंड सेमेस्टर में है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। तो उन आपके जो साथी हैं, जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप इस लिंक को शेयर करें ताकि वह भी कम्युनिटी वर्क की डायरी है वो अच्छी प्रकार से बना सकें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी डायरी अच्छी प्रकार से बना सकें। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप यदि कोई नया विद्यार्थी है तो जो चैनल का नाम है वो डॉक्टर महावीर प्रसाद है, महावीर पूनिया।
डॉक्टर महावीर पूनिया, ये जब आप सर्च पे जा कर के ये नाम लिखोगे तो इस पे अपने चैनल आ जाएगा। तो डॉक्टर महावीर पूनिया आप अपने चैनल को अन्य जो आपके साथी हैं उनको बता सकते हैं। और इससे अच्छा है कि आप सीधा लिंक शेयर करें, आप वीडियो का लिंक शेयर करें तो उनके सामने चैनल आ जाएगा और वीडियो सीधा खुल जाएगा ताकि वो सीधा इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।